బ్యాక్ టు న్యూస్ ప్రధాని మోడీని హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం. जिसको कहे लगाव मोह माया, क्योंकि मेरी वो जो ज़िंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है. उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब ज़िंदगी वो बन गई. लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे. अच्छा. मैंने पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय ख़राब करते हो और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के. मैं अपना चली जाती हूँ. मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ. तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा. तीसरा, मैं भी समय नहीं देता. जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था. तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था. फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है. मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ सीएम थे. तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? आप ह्यूमर मेरे परिवार में मेरी एक विशेषता, मैंने जैसे आपको बताया आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है. आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं कई लोगों से ऐसे ही बातचीत करते वक्त वो बातें यार बड़ा काम करवाते हैं. तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके. तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात तो ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है. अच्छा, वो अलग बात है. सही नहीं है. और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा है जी. वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है. ओके. लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ. लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे. मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं. तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं. तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ. तो उनको लगता है कि ये अभी भी काम कर रहा है. तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं. मेरे आसपास वो एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है. स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं ज़िंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है. आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक. वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो. तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए. हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं. दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जा, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ. तो उनका ध्यान नहीं था, तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था. तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन नहीं जाना चाहिए. मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है. मैं किसी को नहीं कहता. मानता हूँ, मैं भी आपसे 2-3 बार मिला हूँ. आपने मतलब इट इज तो ये मैंने डिसिप्लिन खुद के जीवन में लाया. तो सामने वाले को लगता है कि यार ये टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया. इन चीज़ों का एक प्रभाव पैदा होता है. जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मेरे परिवार में हमेशा एक कल्पना थी, कभी पिताजी राजी नाराज़ी हुए हो, कभी छोटी मोटी हो, तो हमेशा मैं पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था. ये मेरा एक स्वभाव था. आज भी मुझे वो करने का मज़ा आता है, शब्दों से खेलना वगैरह. पर अब क्या हो गया है जी, हर चीज़ के अलग अर्थ निकाले जाते हैं.
आधा अधूरा वाक्य उठा करके उछाल दिया जाता है। तो अब डर लगता है कि कहीं That's where it is. कहीं कहीं जा कर के इरादा वो नहीं होता है, हंसी मजाक कहावत सब होना चाहिए, लेकिन अब दुरुपयोग हो जाता है तो डर लगता है। आज ये सोशल मीडिया की वजह से लोग कोई भी शब्द कोई भी उल्टा सीधा करवा सोशल के, मीडिया के बजाय टीआरपी वाले, परेशानी टीआरपी वाले करते हैं। तो आप जरा अपना ह्यूमर को बचा के रखते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्त हाँ हाँ होते हाँ, हैं, वो तो उनके आज भी साथ- चलता है जी। मेरी कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं, वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं क्योंकि उनके लिए पीएम जो एक ऑरा बना हुआ है दुनिया में वो तो बड़ा अलग है। मैंने वो ऑरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी। तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, तो आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा, हाँ, अब वे खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि लेकिन हम तो कहते हैं- कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता एक ये। बहुत पहले की बात है, जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, नहीं किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त। तो मारते हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, ये गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ, तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, वो कहा देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी हाँ, साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, हाँ, that is something very big to know about. सर, अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ। हाँ, एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते क्या, गुल्लक, गुल्लक दिया, और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा, आने वाला कुछ था ही नहीं, तो क्या आएगा। तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया। अब गांव छोड़ के चले गए हम, बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पट्टी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि इसका बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा, और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब ज़रा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा, तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं
सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया। तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, अब मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, तो मैं ये दे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इसलिए जा कर के। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए। फिर उन सब ने तीन लोग थे, ये समझाया कि बोले देखो मोदी जी, ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके ऊपर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको। तो हमारी प्रार्थना है कि तो ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे वो सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है, ओके, पैसों से मिलता है लेकिन कम खर्चे में। हाँ। वो प्लॉट मिला तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी। फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो ज़मीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है। वो मुझे पूरा याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। साहब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो दीकरो क्यों छे, मतलब मेरा बेटा तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी दीकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। जो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। ओके, हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ, तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ, ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा, और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब
100-200 मीटर गया होगा और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कही ऐसे कैसे चला रहा हो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हैं तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूलतः बाहर से आया हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ। ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर के कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी। सिकंदर बख्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था। अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को ज़िंदगी माना है। जिम्मेवारी ही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप ज़िंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर? इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता। नहीं। लेकिन
कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए, जी इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं आप? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम करना है? नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ उससे। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं, हाँ। इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते हैं? मैं बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो। రైట్, ప్రధాని మోడీని హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఆ లైవ్ చూసాం. అయితే ప్రజాసేవలో ఆయన ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారో ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అండ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది కదా. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ చూద్దాం. స్టే ట్యూన్.